गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में चैप्टर 4 शब्द विचार का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हम शब्द विचार पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि शब्द विचार में शब्द कहते किसे हैं। ये शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यानी कई अक्षर, कई वर्ण मिलकर के जब एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। और इस तरह से अगर हम शब्दों के भेद देखते हैं तो शब्दों को 4 आधारों पर विभक्त किया गया है। अलग अलग 4 आधारों पर विभक्त किया गया है शब्दों को, जिसमें पहला भेद है अर्थ के आधार पर, दूसरा भेद है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो ये शब्दों के 4 प्रकार बांटे गए हैं कि इन 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अब इसमें से हम पहले अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं, क्योंकि इन चारों के भी अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग उनके भेद हैं या उनको कई भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है ना। तब हम सर्वप्रथम सार्थक शब्दों को देखते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जब वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे रोटी, पुस्तक, अलमारी, विद्यालय, मकान। ठीक ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सार्थक शब्द होते हैं, क्योंकि इनका अपना एक अर्थ निकल रहा है। अब फिर हम पढ़ते हैं सार्थक शब्दों के भेद। यानी सार्थक और निरर्थक शब्द हैं जो, इनके भी भेद किए गए हैं। अब देखिए, सार्थक शब्द तो है ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक उसी तरह से निरर्थक शब्द वह शब्द जिनका कोई भी अर्थ ना निकले, या वर्णों का ऐसा समूह जिनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखें, लोग अक्सर अगर हम पूछते हैं कि खाना वाना खाए, तो खाना तो शब्द है लेकिन इसके साथ जो वाना शब्द लगा है इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से पानी वानी पिए, तो पानी का तो अर्थ निकल रहा है, वो सार्थक शब्द है, लेकिन वानी नहीं है। चलिए कुछ चाय वाय पिया जाए, तो चाय का तो अपना अर्थ निकल रहा है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये जो शब्द हैं जैसे वानी, वाना, वाय आदि, ये शब्द जो हैं ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। हम फिर आ जाते हैं सार्थक शब्दों में। सार्थक शब्दों के भेद पढ़ते हैं, क्योंकि सार्थक शब्द जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। हाँ, तो देखते हैं सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला भेद है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द हम जानते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए, एकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द केवल एक अर्थ देते हैं, वह एकार्थी शब्द होते हैं। वह शब्द जो केवल एक अर्थ देते हैं वह एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक ना। जैसे राम, मोहन, सुरेश, विद्यालय, पुस्तकालय, ये कहीं भी प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के शब्द। तो मेज, कुर्सी, तो वे केवल एक अर्थ देते हैं। मेज का मतलब केवल मेज ही होता है, उसको हम अन्य भाषाओं में टेबल वगैरह कह सकते हैं, लेकिन अंततः वो भी उसी वस्तु की तरफ इशारा करता है। ठीक ना। तो ये एकार्थी शब्द है जो एक ही अर्थ देता है या एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। उसी तरह से दूसरा शब्द है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वह शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब अनेकार्थी शब्द जैसे हम देखते हैं, एक शब्द आता है हमारे सामने जलज। जलज जैसे कमल का पर्यायवाची है, लेकिन जलज का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो जल धन अज, जल धन अज,
ये हो जाता है जलज। ठीक है ना। तो जलज, जलधन, अज। अज माने होता है उत्पन्न होना, जल माने जल या पानी, यानी पानी से उत्पन्न होने वाले जो शब्द होते हैं वह जलज शब्द होते हैं या जलज शब्द कहलाते हैं। उसी तरह से तो ये अनेकार्थी हुआ। ठीक, कई अर्थ दे रहा है, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची और विलोम दो भेद हैं अगले, इन दोनों को आप लोग पढ़े होंगे और जानते होंगे पिछली कक्षाओं से ही। देखिए, पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं कि वह शब्द जो मिलता जुलता हुआ अर्थ देते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो एक दूसरे का मिलता जुलता अर्थ देते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे है, अभी मैंने कहा था कि जलज नाम लिया था, मैंने कहा ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक ना। तो जलज कमल का पर्यायवाची है। अब कमल के पर्यायवाची में हम जलज का प्रयोग करते हैं कि जो जल से उत्पन्न हुआ, कमल जल से ही उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम इसको अनेकार्थी में देखते हैं तो कमल, जल से केवल कमल ही नहीं उत्पन्न होता है, तमाम ऐसे एक पौधा होता है सेवार, वो भी जल से उत्पन्न होता है। तमाम कीड़े मकोड़े जल से ही उत्पन्न होते हैं। तो जलज में वो सब आ जाते हैं, तो उसको हम अनेकार्थी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ जैसे जलज जल से उत्पन्न होने वाला है जो, तो कमल भी जल से ही उत्पन्न होता है, तो यहाँ उसका मिलता जुलता अर्थ हो गया। उसी तरह से नीरज, तोयज, अम्बुज। ठीक ना। अब जैसे आकाश के लिए हम देखते हैं तो आकाश को हम गगन, अंबर, जबकि अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। ठीक ना। तो इस तरह से जो अनेक अर्थ देते हैं वह अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और पर्यायवाची शब्द जो मिलता जुलता अर्थ देते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला आ जाता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। यानी विलोम या विपरीतार्थक शब्द वह शब्द होते हैं कि जो एक किसी शब्द का सीधा उल्टा अर्थ देते हैं, जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे ऊपर का विलोम नीचे, आगे का पीछे। ठीक ना। आकाश का पाताल, अमृत का विष। तो ये पाताल, विष, पीछे, ये अपने पहले वाले शब्द के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, उससे उल्टा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं दूसरा भेद है इसका निरर्थक शब्द। यानी हमने पढ़ा सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, तो सार्थक शब्द में हमने इतना पढ़ा। अब निरर्थक शब्द देखते हैं। निरर्थक शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे भी मैंने बताया था, खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय। तो यहाँ वाना, वाय, ठीक ना, वानी, ये शब्द जो हैं ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब फिर हम आ जाते हैं, जैसे पहला भेद हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, दूसरा भेद है रचना के आधार पर। तो देखते हैं रचना के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं, वो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है ना। रचना के आधार पर जब हम शब्दों को पढ़ते हैं तो उसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं, रूढ़ शब्द क्या हैं। देखिए, रूढ़ शब्द, रूढ़ का एक शाब्दिक अर्थ आप देखिए, जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि भाई ये हमारी रूढ़ियाँ हैं, ऐसी रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, जिसको हम एक तरीके से प्रथा भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज है, ऐसी प्रथा चली आ रही है, तो हम ऐसा ही करेंगे, हमारे पूर्वज ऐसा करते आए थे। तो ठीक उसी तरह से रूढ़ शब्द भी होते हैं, यानी वह शब्द जो किसी पूर्व प्रचलित अर्थ का ही बोध कराते हैं, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक ना। ये शब्द जो होते हैं, रूढ़ शब्द जो होते हैं, ये सामान्य व प्रचलित अर्थ का ही बोध कराते हैं, उनका ही ज्ञान कराते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और इन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता है, अर्थात इनके खंड नहीं किए जा सकते। अब खंड करने का मतलब, जैसे एक उदाहरण देखिए, खंड तो किए जा सकते हैं, लेकिन खंड करने का व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो खंड उन्हीं शब्दों का माना जाता है या उन्हीं वर्णों का माना जाता है जिनका अपना अलग अलग दोनों का अर्थ निकले।
या कोई भी शब्द दो या दो से अधिक भागों में टूटे तो सबके अपने अलग अलग अर्थ निकलें, तब हम उसको मानते हैं कि इसके खंड किए जा सकते हैं, इसे तोड़ा जा सकता है। और अगर दोनों शब्दों के या दो से अधिक शब्द जितने में भी टूट रहा है उनके सबके अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हैं तो उसे हम मानते हैं कि इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण के लिए अगर हम कहें राखी, तो राखी में दो अक्षर हैं, रा और खा। तो रा को अगर हमने अलग कर दिया, खा को अलग कर दिया, तो दोनों निरर्थक हो गए, दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हमने दोनों को मिला दिया तो एक शब्द बन गया राखी। अब राखी जो है, जैसे आप जानते हैं, कोई चीज़ जला दी जाती है तो उसके जलने के बाद जो उसका शेष अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसे हम राखी कहते हैं, राख कहते हैं। आजकल रक्षाबंधन को भी लोग राखी राखी संक्षेप में कहते हैं, लेकिन उसका पूर्ण नाम रक्षाबंधन है, लेकिन राखी उससे भी संबोधित करते हैं। तो अगर आपने कहा राखी तो ये दो दो अर्थ इसके निकल जाते हैं आराम से। सामान्य रूप से किसी वस्तु का जलने के बाद बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ राख है या राखी है, अथवा जो हाथ में भाई अपने बहनों से बंधवाता है उसे कहते हैं, जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं। ठीक ना। तो ये रूढ़ शब्द हुए। जैसे सीढ़ी, अब सीढ़ी तो आज वर्तमान समय के अनुसार कई तरह की प्रयोग की जा रही हैं। लकड़ी की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी, अथवा हम मकान बनाते हैं तो ईंटे की सीढ़ी, यानी जिसे हम जीना आदि कहते हैं, लोहे के भी बनते हैं, तो कई तरह के होते हैं। लेकिन अगर सीढ़ी कहते हैं तो उससे सीधा अर्थमाला निकल जाता है कि वो कोई ऊपर चढ़ने वाली वस्तु या ऊपर से नीचे उतरने वाली वस्तु ही है, जिसे हम सीढ़ी कह रहे हैं। ठीक ना। तो ये अपने प्रचलित, जैसे रेडियो हमने कहा, रेडियो माने बाजा, टेलीविज़न कह दिया तो वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि ये आदि से, यानी हम कह सकते हैं कि जब से इन शब्दों का निर्माण हुआ है, जिस अर्थ के लिए इनका प्रयोग किया गया, आज भी ये निरंतर उसी अर्थ को बता रहे हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक आप विज्ञान भी पढ़ते होंगे, यौगिक का मतलब होता है मिश्रण। तो मिश्रण का मतलब, यौगिक वह शब्द हुए जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, वही यौगिक शब्द कहलाते हैं। सीधा सा अर्थ है, वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इनमें दोनों शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, दोनों शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो इनका एक अलग अर्थ बन जाता है। ठीक ना। तो ये ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए, हिमालय, हिम धन आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, यानी बर्फ का जो घर है, तो हिम का अलग अर्थ हो गया बर्फ, आलय का अलग अर्थ हो गया, ठीक ना, घर। लेकिन जब हमने दोनों शब्दों को मिला दिया तो हिमालय नाम का एक पर्वत की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है ना। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या धन आलय, विद्या अपना अलग अर्थ दे रही है, आलय अलग अर्थ दे रहा है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो विद्यालय यानी स्कूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे जालसाज, जाल अपना अलग अर्थ देता है, साज अपना अलग अर्थ देता है। साज माने जो वादक जो होते हैं, जो अपने वाद्य यंत्रों को सहेज करके रखते हैं, तो उसी को साजबाज कहते हैं। या हम साज सज्जा का प्रयोग भी करते हैं, किसी वस्तु को अगर सजाया गया हो, किसी स्थान को सजाया गया, डेकोरेट किया गया हो, तो उसके लिए भी हम साज सज्जा का प्रयोग करते हैं। और जाल, जाल आप देखते होंगे कि जाल जो बना होता है, जिसे लोग मछली पकड़ने के लिए भी जाल का प्रयोग करते हैं, जंगली जानवरों को भी फंसाने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं, तो जाल उस तरफ इशारा करता है। लेकिन जब जाल और साज को मिला दिया गया तो जाल साज बन गया। जाल साज माने धोखेबाजी करने वाला। ठीक ना। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द हैं, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। फिर हम अगला देखते हैं योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ शब्द जो होता है वह भी वह शब्द होता है कि जो अर्थ की दृष्टि से सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ की तरफ इशारा करता है। योग रूढ़ शब्द वह शब्द कहलाता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ की तरफ इशारा करता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द आप देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ को अगर हम देखते हैं तो इसका सामान्य अर्थ होता है नीले कंठ वाला। नीलकंठ, नील माने नीला हो, कंठ माने गला, यानी जिसका गला नीला हो। ठीक ना।
तो नीलकंठ हम सामान्य रूप से देखते हैं तो इसका तो यही अर्थ होता है कि जिसका गला नीला हो। लेकिन अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ यानी प्रयोग के आधार पर देखते हैं कि इसका प्रयोग नीलकंठ हम किसके लिए करते हैं, तो नीलकंठ का प्रयोग हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो एक नीलकंठ पक्षी होता है, उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम नीलकंठ का प्रयोग भगवान शंकर के लिए करते हैं। ये तो नीलकंठ है, ठीक ना। तो ये शब्द कौन सा हुआ, योग रूढ़ शब्द। जैसे और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण करने वाला, जैसे आप देखते होंगे माँ दुर्गा को, दुर्गा जी भी चक्र लिए रहती हैं, लेकिन चक्रधर उन्हें नहीं कहते। कृष्ण भी चक्र लिए रहते हैं, लेकिन चक्रधर उन्हें नहीं कहते। चक्रधर का अगर नाम आता है तो हम सीधा भगवान विष्णु का नाम लेते हैं कि चक्रधारी भगवान विष्णु है, ठीक है ना। तो इस तरफ से चक्रधर हुआ, चक्र को धारण करने वाला। नीलकंठ, नीला कंठ वाला या नीले कंठ वाला, तो ये भगवान नीलकंठ भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहा है, चक्रधर भगवान विष्णु की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये शब्द जो होते हैं ये कौन से शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक ना। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें जितना हम पढ़े इस सेशन में, इस वीडियो में, इतना आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा। अब हम कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न उन्हीं में से उठाए गए हैं जो आज इस वीडियो में जिसका आपने अध्ययन किया है। पहला प्रश्न है, निरर्थक शब्द की परिभाषा लिखिए। निरर्थक शब्द अभी मैंने बताया है पीछे, आसानी से आप लिख लेंगे, क्योंकि अब तक की वीडियो में तो हम इन प्रश्नों को हल करते रहे, लेकिन अब आप लोग स्वयं, मतलब 3 चैप्टर तक हमने हल किया है, अब चौथे से आप लोगों को पीछे पढ़ा दिया गया है इस वीडियो में। इसलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्नों का हल करना का प्रयास आप लोग स्वयं करेंगे और उसे हल करना सीखेंगे, स्वयं हल करेंगे। उसी तरह से पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसे भी अभी मैंने बताया। शब्द की परिभाषा लिखी, यानी शब्द किसे कहते हैं, इसको भी बताया गया है। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसे भी मैंने अभी बताया। निरर्थक शब्द की परिभाषा लिखी, अर्थात निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, इसे भी मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है कि ये 5 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। और इसके आगे हम नेक्स्ट पीरियड में, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के चैप्टर को या सिलेबस को लेकर के उपस्थित होंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।